वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह। हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन शॉट वीडियो। एक बार में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज और चैप्टर की वीडियोस भी ऐसे ही आने वाली हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल cells. Now, what are electrochemical cells? Electrochemical cells. These are the devices which can interconvert electrical energy and chemical energy. मीन्स क्या करती हैं? ये या तो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेंगी केमिकल एनर्जी में, या केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में. एंड दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप. द फर्स्ट आर galvanic cells and another are electrolytic cells. Okay. What is the difference? Electrolytic cells convert chemical energy into electricity or chemical energy into electrical energy. ये वही सेल्स हैं क्लास सारे के सारे जिनसे हमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. हमारे रिमोट का सेल, हमारी रिस्ट वॉच का सेल, वो सारे सेल्स जिनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उनके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, आर एक्चुअली गैल्वेनिक सेल्स. नाउ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर द अदर वे अराउंड. दे कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी. They consume electricity and convert electrical energy into chemical. आपने छोटी क्लासेस में बस इस टाइप के सेल के बारे में ही पढ़ा है. आपने सेल्स को कब पढ़ा है जी? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर. एनोड भी कॉपर का बनाया, कैथोड भी कॉपर का बनाया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी. तो वो टाइप के सेल्स आपने वो पढ़े हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए. सो दोज आर इलेक्ट्रोलिटिक सेल. नाउ अ सेल में बिहेव लाइक ओनली गैल्वेनिक सेल, लाइक अवर ड्राई सेल, द रिमोट सेल, वो सिर्फ गैल्वेनिक सेल है. A cell may behave like only electrolytic cell, but many cells which we use in our day-to-day life behave like both. Just example, the battery present in our phone. उसे जब हम यूज कर रहे हैं, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, इट इज अ गैल्वेनिक सेल. जब हम उसे चार्ज करते हैं, वो हमसे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है टू रीस्टोर द केमिकल्स इनसाइड इट, इट इज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. और जब भी ये डिबेट है ना कि एनोड नेगेटिव होएगा या पॉजिटिव होगा, किसी बुक में एनोड को नेगेटिव लिखते हैं, किसी बुक में एनोड को पॉजिटिव लिखते हैं, वो इसीलिए होता है कि इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल्स एनोड इज नेगेटिव एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल इट इज पॉजिटिव. ठीक है. आफ्टर द ओवरव्यू ऑफ द सेल्स, नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट कि ये सेल बनते कैसे हैं. देखिए, एंड वी विल बेसिकली टॉक अबाउट गैल्वेनिक सेल्स. और गैल्वेनिक सेल्स में भी एक स्पेशल टाइप का गैल्वेनिक सेल जिसको बोला जाता है डैनियल सेल. अब ये क्या है? तो आइडिया ये आया कि एक लिया गया बीकर, उस बीकर में फिल किया जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट. उसके अंदर क्या थे? खूब सारे जिंक आयंस और खूब सारे सल्फेट आयंस. परफेक्ट. और उसके अंदर डिप करी गई जिंक की रॉड. गुड. दूसरी तरफ लिया गया कॉपर सल्फेट. उसमें क्या थे? खूब सारे कॉपर आयन एंड सल्फेट आयंस. और उसमें डिप करी गई कॉपर की रॉड. दोनों को जोड़ दिया गया थ्रू वायर. और सर्किट इनकम्प्लीट लग रहा है, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ना एक सॉल्ट ब्रिज का यूज किया गया. विल टॉक अबाउट दिस लेटर. सॉल्ट ब्रिज होती क्या है? ये ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर कुछ जेल टाइप फिल होता है. इसका काम क्या है? दो काम है. पहला काम सर्किट को कंप्लीट करना. अच्छा, जब ये सेटअप बनाया गया तो जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे ना दो पॉसिबिलिटी थी. वो दो पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो, जस्ट अ सेकेंड,
देखो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे दो पॉसिबिलिटी थी. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाज कि जो मेटल पे जिंक है, इलेक्ट्रोड का, ये जो मेटल की रॉड है इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. मेटल वाला जिंक जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए. या दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि सॉल्यूशन में जो जिंक टू पॉजिटिव प्रेजेंट है वो कहीं से दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर के जिंक में कन्वर्ट हो जाए और मेटल पे डिपॉजिट हो जाए. फर्स्ट रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन, सेकेंड रिएक्शन मीन्स रिडक्शन. दैट्स इट. ऐसे ही दो पॉसिबिलिटी कॉपर वाले एंड पे भी थी कि मेटेलिक कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, खुद बन गया कॉपर आयन. या फिर सोल्यूशन में जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन्स हैं उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए और बन गया कॉपर. अब ऑब्वियसली किसी एक, मतलब ऐसा नहीं है कि जिंक की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस हो रही हो. या तो जिंक ऑक्सीडाइज होएगा या रिड्यूस होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली या तो कॉपर ऑक्सीडाइज होएगा या कॉपर रिड्यूस होगा. तो अब कैसे पता लगाया जाए कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा? तो इसके लिए ना एक टेबल है, ये वाली टेबल. ठीक है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब यहां देखिए, यहां ना कुछ वैल्यूज गिवन है. ये वैल्यूज गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल की. रिडक्शन पोटेंशियल की. रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन. अब इसमें ना हम जिंक वाली वैल्यू ढूंढते हैं. ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, पेपर में गिवन होगी. बट जिंक कहीं दिख रहा है क्या हमें इसके अंदर? नहीं, शायद नहीं. इज द कॉपर विजिबल? यस, कॉपर यहां है. ये कहता है कॉपर टू पॉजिटिव टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर. इसका पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट. ये टेबल छोटी है इसलिए पूरी नहीं दिख रही है. जब नीचे जाएंगे तो जिंक की वैल्यू आपको दिखाई देगी. जिंक टू पॉजिटिव टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म जिंक, और ये वैल्यू है -0.76 वोल्ट. अब आप इस टेबल को रेफर करेंगे. अगेन आपको एग्जाम में टेबल की जगह सीधे वैल्यूज ही गिवन होगी. ऐसे गिवन होगी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर टू पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू कॉपर is 0.34 volt, and electrode potential for zinc 2 positive converting into zinc is -0.76 volt. आपको ये वैल्यू देखनी है. आपको देखना है किसकी वैल्यू ज्यादा है. जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसका रिडक्शन होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा. रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन. और कंपेयर करने के बाद हमने देखा कॉपर की वैल्यू 0.34 है, जिंक की -0.76 है. किसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा? कॉपर की. तो कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन. और जिंक का होएगा ऑक्सीडेशन. ये जानने के बाद वापस आते हैं एंड व्हाट वी कम टू नो कि जिंक का होगा ऑक्सीडेशन और कॉपर का होएगा रिडक्शन. नाउ वी नो कि जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है. बस हो गई बात खत्म. जिंक वाले इलेक्ट्रोड पे क्या होता है? तो मेटेलिक जिंक दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है. जिंक जिंक टू पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. वो चला जाएगा सोल्यूशन के अंदर. जो दो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो वायर में फ्लो करेंगे फ्रॉम जिंक साइड टू द कॉपर साइड. और वहां जैसे ही वो दो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो सोल्यूशन का कॉपर टू पॉजिटिव था वो डिपॉजिट हो जाएगा. रिएक्शन पूरी हो गई. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. पूरे सेल की रिएक्शन क्या हुई? तो जिंक दोनों को ऐड कर दो. कन्वर्टेड रिएक्टेड विद कॉपर टू पॉजिटिव टू फॉर्म जिंक टू पॉजिटिव प्लस कॉपर. ये हो गई पूरी की पूरी सेल रिएक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? कैंसिल हो गए, ऑब्वियसली अपोजिट साइड में थे. अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा और हमेशा. LOAN, लोन. ठीक है, लेफ्ट
ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। मतलब जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है वो है हमारा एनोड, ये रेफरेंस है, और जो राइट साइड में लिखा जाएगा वो है कैथोड। एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होएगा? रिडक्शन। रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स कहां, और नेगेटिव कौन होएगा? एनोड। लिखा है ना, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, और दूसरा वाला कैथोड रिडक्शन एंड पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो हुए? एनोड टू कैथोड। और करंट कहां फ्लो हुआ? कैथोड टू एनोड। दिस इज हाउ अ सेल वर्क्स। व्हाट इज फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? पहला, टू कंप्लीट सर्किट। दूसरा, देखो स्टार्टिंग में ना जिंक साइड में जितने जिंक टू पॉजिटिव आयंस थे उतने ही सल्फेट आयंस थे। अब धीरे धीरे और ज्यादा जिंक अमाउंट आयन बनते चले जाएंगे, सल्फेट कम हो जाएगा, जिंक ज्यादा हो जाएगा। दूसरी तरफ जितने कॉपर आयंस थे उतने ही सल्फेट आयंस भी थे। धीरे धीरे कॉपर आयन कंज्यूम होने लगेंगे, सल्फेट आयन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये जो एक तरफ सल्फेट कम एक तरफ सल्फेट ज्यादा, इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं रहेगा। सो इनको बैलेंस करने का काम होता है सॉल्ट ब्रिज का। शॉर्ट में बोले जाए सॉल्ट ब्रिज के दो काम। पहला, इट कंप्लीट्स सर्किट। दूसरा, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दैट्स इट। एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएंगे आपके सामने? ये जो सेल है विच इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल इज एक्चुअली, इसका एक स्पेशल नाम होता है डैनियल सेल। आपसे पूछ सकते हैं डैनियल सेल के एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है। या फिर आपने जब ये सेल बना लिया तो अब सवाल ये भी तो आता है ना कि सेल जो आपने बनाया है उसकी वोल्टेज कितनी होगी। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सेल की जो वोल्टेज है, पूरे के पूरे सेल का जो पोटेंशियल है वो होता है पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। अच्छा, आपको एग्जाम एक्सक्यूज मी आपको, सर। यस प्लीज आस्क। सर मेरे को पूछना था, अगर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आई मीन रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव होती है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है ना उस पर्टिकुलर आयन की। सुनो सुनो सुनो, एक रूल सुनो। द वन विच हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल will be used as anode and will undergo oxidation. The one which has higher reduction potential will be used as cathode and will undergo reduction. ठीक? तो in the same way यस आपको सर। एग्जाम में सिर्फ इतना गिवन होगा, the electrode potential for zinc 2 positive to zinc is minus 0. नहीं कितना था, minus 0.7 लिखा था हमने, 6 minus 0.76 volt. E naught for copper 2 positive to copper is plus 0.34 volt. Tell us first which one will act as anode. पहला क्वेश्चन। The answer is, इसी रूल के अकॉर्डिंग, the one which has lower reduction potential is anode, the one which has higher reduction potential is cathode. तो कौन सा वाला लोअर कौन सा है? जिंक। तो आंसर इज जिंक इलेक्ट्रोड। कैथोड कौन? कॉपर। पूरे के पूरे सेल की वोल्टेज कितनी, सेल का पोटेंशियल कितना? तो भाई उसका फॉर्मूला होएगा कैथोड माइनस एनोड माइनस सॉरी प्लस 0.34 माइनस में माइनस 0.76 1.10 वोल्ट। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नेवर डू दिस एरर, बिना फॉर्मूला लिखे कोई डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेगा बिल्कुल भी।
आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्टिव है. नेवर एवर सॉल्व एनी न्यूमेरिकल विदाउट राइटिंग द एक्चुअल फॉर्मूला. तो अभी तक हमने ये सीखा कि कोई एनोड हो, कोई कैथोड हो, मतलब कोई अगर दो सेल गिवन है तो हम कैसे पता, दो पोटेंशियल गिवन है तो हम कैसे पता लगाएंगे एनोड कौन है, कैथोड कौन है, और हम ये कैसे पता लगाएंगे कि सेल की वोल्टेज कितनी होगी. अगर अभी तक क्लियर है, देन लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. एंड द क्वेश्चन इज, किसी का मन किया कि वो लेड पीबी और एसएन टिन इसको लेकर के सेल बनाना है उसने. ठीक है, तो आप बताइए एनोड कौन, कैथोड कौन, सेल की रिएक्शन क्या, और सेल का पोटेंशियल क्या. अच्छा, सबसे पहले इसके लिए क्या होगा आपको, ऑब्वियसली आर्यव ने हैंड उठाया, मैं लेट मी आस्क यू, भी पूछता हूं. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको टेबल पे जाना होगा. और टेबल, वैसे टेबल पे आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको तो देंगे ही वो सीधे पेपर के अंदर. तो आपको देखना होगा ई नॉट पीबी ऐसे गिवन होगा, 2 पॉजिटिव टू पीबी, इसकी वैल्यू गिवन होगी -0.13 वोल्ट. और ई नॉट एसएन 2 पॉजिटिव टू एसएन, इसकी वैल्यू गिवन होगी आपको -0.14 वोल्ट. यस, एनीवन कैन आंसर. एनोड कौन बनेगा? सर्टेन. हम्म, सर्टेन. एनोड वो बनेगा द वन विच हैज लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि एसएन एसएन सर. विल बी एनोड, कैथोड विल बी पीबी. पीबी. लेड. यस, ई नॉट सेल क्या होएगा, कैथोड माइनस एनोड, यानी -0.13 -0.14, कितना आया? 0.01 वोल्ट. 0.01. यस सर. सेल की रिएक्शन पता लगाते हैं. सेल रिएक्शन लिख देता हूं, रुको. सेल रिएक्शन होएगी अपनी, एनोड हमने किसको बनाया था, एसएन को ना, टिन को. यानी कि एनोड पे हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, मींस टिन कन्वर्ट हो रहा होगा SN2 पॉजिटिव में बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल. कैथोड पे अपना Pb2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा टू फॉर्म Pb. इनको ऐड कर देंगे, इट विल बिकम SN प्लस Pb2 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू SN2 पॉजिटिव प्लस Pb. इस टाइप की रिएक्शंस की लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे एनोड, कैथोड और सेल की रिएक्शन पूछें, लेकिन शायद सबने अगर ये चैप्टर पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो आपको याद है. अभी हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जिनमें हमें एन की वैल्यू निकालनी होती है. एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड विच इज 2 हियर. एनीवे, ठीक है, आपने एनोड, कैथोड और ई सेल निकालना सीख लिया, बढ़िया है. लेकिन फिर एक सवाल ये आता है, अच्छा एक चीज और है, सेल रिप्रेजेंटेशन, ये भी बहुत जरूरी है. सेल रिप्रेजेंटेशन, अभी डैनियल सेल में हम लोगों ने देखा कि भाई एनोड पे ना जिंक कन्वर्ट होता है, जिंक 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. कैथोड पे ना कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है और कॉपर बन जाता है. ये भी ठीक है, गुड. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता, मतलब फिर क्या करें, तो हर बार ऐसे लिखा हुआ तो नहीं आएगा, तो सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एंड दैट तरीका इज, एनोड पे जो हो रहा है वो लिखो, बीच में खींचिए 2 वर्टिकल लाइन, और कैथोड पे जो हो रहा है वो लिखिए. एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे सॉलिड जिंक, ये सॉलिड लिखा हो भी सकता है, चलो पहले नॉर्मल कर लेते हैं. एनोड पे zinc is converting into zinc 2 positive, 2 vertical lines, copper 2 positive
is converting into copper. ये होता है a way to represent सेल रिप्रेजेंटेशन. न्यूमेरिकल जो भी आएंगे उनमें आपको पूरा सेल का डायग्राम कीजिएगा, सेल की रिप्रेजेंटेशन ये बनोगी. कुछ हिडन फीचर्स मतलब इंफॉर्मेशंस भी होंगी, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी होंगी कि लिख दिया जी जिंक सॉलिड, जिंक 2 पॉजिटिव 0.01 मोलर, मतलब जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बता दी. 2 लंबी लाइनें, सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव 1 मोलर कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड. तो इन्होंने ना सिर्फ एनोड कैथोड बताया बट साथ में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी बता दी. विल लर्न हाउ टू डू दिस थोड़ी देर में, न्यूमेरिकल्स देखेंगे अभी हम. एनीवे, इसके बाद ना हमें चलना है एक और चीज पे. देखिए ये आपकी बुक के अंदर है, ये है आपका नॉर्मल सा अपना डेनियल सेल जो अभी हम बना रहे थे. ठीक है, इसकी वोल्टेज कितनी थी 1.1 वोल्ट. अब देखो अगर हम एक काम करें, एंड दैट काम इज कि अगर मैंने इसमें अलग से एक बैटरी लगा दी, बैटरी जोड़ दी ऑपोजिट पोटेंशियल के साथ. ठीक है, देखिए यहां लगा दी, देख रहे हैं ये पूरा वही है अपना, और मैंने बाहर से एक नई बैटरी जोड़ दी. ठीक है, तो क्या होगा, मतलब ये ऐसे ही हो गया कि दो तारों को आपस में जोड़ दोगे तो क्या होगा, आप कह सकते हो जी ब्लास्ट हो जाएगा. नहीं, कोई कहेगा ऐसा नहीं, आप 2 वायर को जोड़ दीजिए, एक में करंट है दूसरे में करंट नहीं है, करंट फ्लो करने लगेगा दोनों के अंदर. अगर दोनों में करंट हो तो स्पार्किंग होगी, ब्लास्ट होगा. यू कैन इमेजिन, है ना, 2 लाइव वायर्स को आपस में जोड़ दो तो. ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं होता. देयर आर 3 केसेस. हमने क्या किया हुआ है, हमारा एक है सेल अपना जो हमने बनाया है जिसकी वोल्टेज है 1.1 वोल्ट, और हमने बाहर से एक बैटरी लगा दी. अब जब बाहर से बैटरी लगा दी तो 2 ही तरीके हो सकते हैं कि या तो उस बाहर वाली बैटरी की वोल्टेज हमारी सेल की वोल्टेज से कम हो, यानी एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.1 वोल्ट. दूसरा केस, नहीं जी, बाहर वाले की वोल्टेज भी उतनी ही है जितनी हमारी सेल की वोल्टेज है, यानी 1.1 वोल्ट. या तीसरा केस, जो बाहर से हमने बैटरी लगाई है उसकी वोल्टेज सेल की वोल्टेज से ज्यादा है. तीनों केसेस में क्या होगा, in first case when the external potential is less than cell potential, nothing will happen. Cell will keep on working normally, electrons will flow from zinc to copper, nothing will happen, the cell will keep on working the way it was working earlier. And the second case, अगर external voltage हमारी सेल की वोल्टेज के बराबर हो जाए तो क्या होगा, बिल्कुल वही होगा जो तब होता है जब हमारे पास एक मोबाइल फोन है जिसकी बैटरी फुल्ली चार्ज है, फिर भी हमने उसे चार्जिंग पे लगा दिया. क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज 2 अपोजिट पोटेंशियल्स विल कैंसिल आउट वन अनदर, सेल विल स्टॉप वर्किंग. हमारा वाला सेल जो है डैनियल सेल वो भी काम नहीं करेगा, बाहर वाला जो सेल है जो जोड़ा है वो भी काम नहीं करेगा. दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है. नो करंट विल फ्लो, ये रहा ना, no current will flow, no chemical reaction will take place, equilibrium आ गया. तीसरा केस, अगर बाहर वाला वोल्टेज हमारी सेल की वोल्टेज से ज्यादा हो, एकदम ही दुनिया पलट जाएगी, रिएक्शंस अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएंगी, एकदम अपोजिट. मतलब एनोड से अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की तरफ ट्रांसफर करने लगेंगे, जो कि पहले जिंक से कॉपर की तरफ जा रहे थे. सब कुछ उल्टा हो जाएगा. पहले जिंक डिसॉल्व होता था, कॉपर डिपॉजिट होता था, अब उल्टा हो जाएगा, कॉपर डिसॉल्व होने लगेगा, जिंक डिपॉजिट होने लगेगा, एनोड की रिएक्शंस कैथोड पे होने लगेंगी, कैथोड वाली एनोड पे होने लगेगी, और हमारी बैटरी अब चार्ज होने लगेगी. मींस नाउ आवर सेल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज बाहर वाली वोल्टेज बहुत ज्यादा है, वो करंट हमारे सेल के अंदर फ्लो करवाएगी. Reactions will start in opposite direction and our cell will start behaving like an electrolytic cell. पहले वो galvanic cell था, नॉर्मल, बीच में वो कुछ नहीं हुआ, और एंड में जब एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल से ज्यादा हो गई, it will start behaving like an electrolytic cell rather than giving electricity, it will start consuming electricity. इस पे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको करना. अच्छा, दूसरी चीज, अब इस पूरी सीरीज में क्वेश्चन ये आता है कि ये सारी वैल्यूज हमने निकाली कैसे.
कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है, जिंक का -0.76 है, लेड का -0.13 है। ये सारी वैल्यूज किसी के रेफरेंस में तो होगी। यस, ये है उसके रेफरेंस में जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल माना जाता है 0। मतलब हम ये मानेंगे हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की टेंडेंसी है 0। अब हम हाइड्रोजन से सबको कंपेयर करते हैं। इफ एनीथिंग हैज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मींस इट हैज टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन लेस देन हाइड्रोजन, एंड इफ एनीवन हैज higher reduction potential than hydrogen means it has more tendency to undergo reduction than hydrogen. Hydrogen is the reference point, and that is why the electrode potential of hydrogen, reduction potential of hydrogen is 0. अच्छा, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसे? इसे करते हैं यूजिंग SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे बनाया जाता है? एक लेते हैं ग्लास की ट्यूब, उसके अंदर डालते हैं एक और ग्लास की ट्यूब, और उस अंदर वाली ग्लास की ट्यूब में डालते हैं प्लैटिनम की वायर। महंगा है प्लैटिनम, इसलिए कॉपर की वायर भी डाल देते हैं कई बार, लेकिन नीचे लगा देते हैं थोड़ा सा प्लैटिनम। ठीक है, अब बाहर वाली ट्यूब और अंदर वाली ट्यूब के बीच में जो गैप है ना, वहां से पास कराते हैं हाइड्रोजन गैस। और ये सब को हमने डाला हुआ है एक बीकर के अंदर, जिस बीकर में भरा हुआ है HCl, कितना 1 मोलर। तो ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, यहां पर दो चीजें आपस में मिल रही हैं। पहली तो हाइड्रोजन गैस और दूसरे हाइड्रोजन आयन जो एसिड के अंदर प्रेजेंट थे, और इन सबको मिलाने का काम हो रहा है प्लैटिनम की सरफेस पे, विच विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो यहां पे दो ही चीजें हो सकती हैं। पहला, H2 कन्वर्ट हो गया H पॉजिटिव के अंदर, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। बहुत बढ़िया, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। दूसरा, H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो बन गया H2। ये क्या हो गया? रिडक्शन। दोनों में से कोई एक चीज तो होएगी। तो आपसे पूछा जाता है what reaction will take place if SHE is used at anode। तो देखो, if SHE is used at anode, हमें मालूम है एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन, and then this reaction will take place. And if SHE is used at cathode, then reduction will take place, and this one would be the reaction। एग्जाम में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एनोड पे लगाओ चाहे कैथोड पे लगाओ, इसका वोल्टेज इज 0 वोल्ट इटसेल्फ। यूज क्या है इसके? यूज ये है कि लेट्स से आपको पता लगाना था कि जिंक का पोटेंशियल कितना है, तो आपने लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें डिप करी जिंक की रॉड, दूसरी तरफ लिया आपने अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दोनों को जोड़ दिया, एक सेल बना लिया। उस सेल में वोल्टेज देख लो, जो भी वोल्टेज आएगी वो क्या होगी? कैथोड माइनस एनोड। यहां पे कैथोड कौन है? कैथोड है SHE, जिसकी वोल्टेज होती है 0, माइनस एनोड। आप देखेंगे रीडिंग आ रही होगी 0.76 वोल्ट। तो नाउ यू नो कि जिंक का पोटेंशियल कितना है? -0.76 वोल्ट। मतलब इतना कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए SHE क्या है? इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये कैसे बनता है मैंने समझाया। इसका काम क्या है? इसका काम है जिस भी मेटल का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो, उसके साथ जोड़ दो, पूरी सेल बना लो और देख लो कि रीडिंग क्या आ रही है वोल्ट मीटर में, वही उस मेटल का पोटेंशियल होएगा। क्या SHE पे क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कैसे? एक तो समझा दो SHE क्या है, दूसरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है? 0 वोल्ट। और कुछ बड़े न्यूमेरिकल आते हैं जो थोड़ी देर में देखेंगे अभी हम। वैसे तो SHE की फुल फॉर्म ही आ जाती है कई बार। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने सब कुछ कैलकुलेट किया है ना, ये सब हमने कैलकुलेट किया है स्टैंडर्ड
लाइक ये सारी जो वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज निकाली जाती हैं एसटीपी पे, और तब जब सबकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। लेकिन हम सब जानते हैं जैसे जैसे सेल काम करेगा, सेल का पोटेंशियल भी चेंज होएगा, सॉरी, सेल का टेम्परेचर भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी। तो जो हमने सोचा था ना कि डैनियल सेल होना चाहिए 1.1 वोल्ट, वो 1.1 वोल्ट नहीं रहता, धीरे धीरे वैल्यूज चेंज होने लगती हैं। नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन लिखी कैसे जाएगी? लेट मी गिव यू 3 एग्जांपल्स। द फर्स्ट, हाफ सेल के लिए कॉपर कन्वर्टिंग इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव, लूजिंग, अच्छा ये तो ऑक्सीडेशन हो गई, चलो कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है। लेट मी गिव यू कॉमन एग्जांपल्स। अ मेटल M converting into M, for example, चलो 2 positive plus 2 electrons। दूसरा केस, M 2 positive taking 2 electrons to form M। The third case, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम 3 ही केसेस देखने को मिलेंगे। The third case, M, metal M reacting with N 2 positive to form M2 positive plus N। मैं तीनों केस में आपको बताता हूं नर्स्ट इक्वेशन कैसे काम करती है। देखिए, E होगा E नॉट, ये E नॉट वैल्यू कहां से मिलेगी? टेबल देख करके, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय N। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, यहां पर N की वैल्यू है 2, log concentration of ions on the product side divided by concentration of ions on the reactant side, and there is no ion on the reactant side, so it will be 1 or will remain as such। ठीक है। दूसरे केस में E will be E naught minus 0.059 by N, which is again 2 here, log concentration of ions on the product side, there is no ion on the product side, so 1 divided by concentration of ions on the reactant side। ये वाले आपको कमी देखने को यूज करने होंगे, आपको हमेशा नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी होगी फॉर अ प्रॉपर कंप्लीट सेल रिएक्शन, और उसका होगा सेम फॉर्मेट है, E इक्वल्स टू E नॉट minus 0.059 by N, N is number of electron transfer which is 2 here, log the concentration of ions on product side, there is only one ion M, N तो ion है नहीं तो उसको हटा देंगे, by concentration of ions on the reactant side। ये है पूरी की पूरी नर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, E नॉट सेल कैसे निकालेंगे? कैथोड माइनस एनोड करके निकालेंगे। अभी विल डू अ न्यूमेरिकल टू जस्ट लर्न दिस कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। देखो, ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे। पहली बात, रिप्रेजेंट दी सेल, हमें सेल रिप्रेजेंट करने के लिए भी बोल रहे हैं, चलो सेल रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसमें आई होप यू नो मैग्नीशियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और सिल्वर का हुआ है रिडक्शन। सो वी ऑल नो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड है, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड है। गुड। अभी क्या उसके बाद में? उसके बाद में सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैंने बताया था, पहले लिखिए एनोड मैग्नीशियम कन्वर्टिंग इनटू Mg2 पॉजिटिव, 2 बड़ी बड़ी लाइनें खींचिए रिप्रेजेंटिंग सॉल्ट ब्रिज, और फिर लिखिए कैथोड पे क्या हो रहा है, विच इज
Ag positive converting into Ag. Any doubt in this class? No, sir. उसके बाद में हमें निकालना है ई सेल. क्लास ई नॉट सेल गिवन है, ध्यान रखना. ई सेल निकालने के लिए ना आपको हमेशा और हमेशा सेल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी. इवन अगर सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन है ना, तो सबसे पहले आप उसको सेल रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, ई सेल का मैंने क्या बताया था? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of ions on the product side. प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही आयन है, दैट इज मैग्नीशियम आयन. तो स्क्वायर ब्रैकेट Mg2 पॉजिटिव बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑन द रिएक्टेंट साइड. कॉन्सेंट्रेशन पे कौन है? Ag पॉजिटिव. बस एक एरर जो बच्चे करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये जो आगे नंबर है ना वो पावर में जाते हैं. अगर किसी को इक्विलिब्रियम चैप्टर याद हो तो एक्चुअली में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज concentration of product by concentration of reactant is equilibrium constant. We are writing equilibrium constant here. तो आगे जो भी नंबर होएगा ना वो पावर में जाएगा. We are very lucky कि हमें यहाँ पे E नॉट सेल की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 3.17. अदरवाइज वो हो सकता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और सिल्वर की अलग अलग वैल्यूज दे देते, हमें उसमें से कैथोड माइनस एनोड करके ई नॉट सेल निकालना होता. इन दिस केस दे हैव गिवन अस द ई नॉट सेल डायरेक्टली. ई नॉट सेल गिवन है 0.059. एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? क्लास जब मैग्नीशियम कन्वर्ट हुआ Mg2 पॉजिटिव ने, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए. आप कह सकते हैं लेकिन जब सिल्वर कन्वर्ट हुआ सिल्वर में, तब तो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ना. बिल्कुल नहीं, 2 हुए, बिकॉज एक्चुअली देयर वर 2 सिल्वर्स. तो n की वैल्यू इज 2 हियर. लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 0.13. सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन है 10 पावर माइनस 4, उसका स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे, अपनी वैल्यू निकालेंगे. एक ट्रिक बता देता हूं छोटी सी, ज्यादा कभी दिक्कत आ रही हो ना तो सॉल्व करते टाइम इसको मान लेना 0.06. कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी कैलकुलेशंस में, ठीक है. 0.06 मान के सॉल्व कर देना. व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट द आंसर. मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं. अच्छा, और भी कोई? ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज डन. अच्छा, एक दो चीजें और हैं. आपसे ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाएगा. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो देखिए उसका फॉर्मूला मैं आपको यहीं से बता देता हूं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. अगर मैं इसी का एग्जांपल हूं ना, जो मैं अभी आपको कह रहा था कि एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आहा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तब व्हेन द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. सो इफ द रिएक्शन इज और द सेल इज एट इक्विलिब्रियम, सेल इक्विलिब्रियम पे कब होता है? वो केस था ना एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज दोनों इक्वल हो गई. उस केस में इसी चीज को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, क्योंकि हमने अभी देखा इक्विलिब्रियम पे हमने देखा था ना कि सेल स्टॉप्स वर्किंग, सो ई सेल बिकम्स 0. याद रखना, ई सेल बिकम 0, ई नॉट सेल 0 नहीं होता. ई नॉट, तो फिर ये क्या हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. या फिर ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n log Kc. Just a second. log Kc. ये बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम का. इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे. और साथ में एक और फॉर्मूला याद रखिए, del G नॉट
इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट सेल. ठीक है, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. F क्या है, फेराडेस कांस्टेंट 96500 कूलम. सीधे न्यूमेरिकल आएंगे. E नॉट सेल देकर के log K की वैल्यू पूछी जाएगी. E नॉट सेल देकर के आपको डेल्टा G की वैल्यू पूछी जाएगी, या फिर डेल्टा G की वैल्यू देकर के आपसे log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाएगी. दे मे मेक थिंग्स एज कॉम्प्लिकेटेड एज पॉसिबल. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन, ये दोनों बहुत. सर यस अभी चल. सर ये n की वैल्यू 2 कैसे आई, वो एक बार दोबारा बता दीजिए. बिल्कुल. देखो, अगर मैं इन रिएक्शंस को ब्रेक डाउन करूं तो मैग्नीशियम, अच्छा सुनो सुनो ऐसे सुनो, मैग्नीशियम जब Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? सर 2. बहुत अच्छे. जब सिल्वर में कन्वर्ट हुआ, सिल्वर पॉजिटिव सिल्वर में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए? सर 2. तो n की वैल्यू 2 हो गई. 4 नहीं हो जाएगी, मतलब दो दो नहीं 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 इलेक्ट्रॉन. नहीं समझे नहीं, वो सबने अलग अलग थोड़ी किए. द सेम इलेक्ट्रॉन जो मैग्नीशियम से निकले हैं वही तो सिल्वर ने कंज्यूम किए हैं. सो अच्छा ठीक. इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड तो दो ही है ना. मैग्नीशियम हैज गिवन इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू सिल्वर. गॉट इट? ओके सर. सर मेरे को भी एक डाउट था. पूछिए. सर जो ये क्वेश्चन है इसमें log KC कैसे निकालेंगे, क्योंकि 13 into 10 power 6 वो होगा. लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी एग्जाम में. यही था ना क्वेश्चन. यस सर. लॉग आप एक गिवन बार है. फिर भी करके दिखा दोगे? हाँ मैं कर देता हूँ. क्या करके दिखाना है बताओ. और सर सर मतलब समझ नहीं आ रहा कि 13 into 10 power 6 को एक्सप्रेस कैसे करूं. लॉग 0.13 बाय 10 पावर माइनस 4 का स्क्वायर. यही था ना. देखो Yes, sir. इसको ऐसे कर देंगे. लॉग 0.13, अच्छा सुनो, माइनस लॉग 10 पावर माइनस 8. ये आया समझ में? यस सर. लॉग अच्छा ए. ओके सर. गॉट इट? अब सर तो तुम्हें log लॉग 13 की ये वैल्यू दे देंगे और ये फिर वैल्यू उसके दे बाद देंगे, माइनस ऑफ वो माइनस हो 8 जाएगा +8. समझे? यस सर. हो सकता है आपको वो 0.13 की जगह लॉग 30 आपको 13 की वैल्यू दें, तो कोई बात नहीं. आपको मालूम है इट इज लॉग 13/100, दैट्स इट, है ना. तो फिर उसमें लॉग 13 माइनस 2, मतलब वो मैथ्स होगी. चला जाए इससे आगे. यस सर. और कुछ पूछना हो तो पूछिए क्लास, नहीं तो वी आर मूविंग टू द सेकंड हाफ. सर जैसे मतलब RT की वैल्यू अगर अलग दे दी तो तब भी 0.059 लेके कर सकते हैं. 0.059 यूज करो हमेशा और हमेशा. टेंशन फ्री रहो एकदम. ठीक. सर एक डाउट है सर. जी पूछिए. सर अगर सेल में जो लाइक डैनियल सेल में अगर एक सेल लगा दे इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, हम्म तो फिर पर उसकी इट्स पोटेंशियल इज लेस देन द पोटेंशियल ऑफ द सेल, हम्म बट विल द रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन डिक्रीज? ऑब्वियसली स्पीड ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज. ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज. ओके. ठीक है. और और अगर डिक्रीज सेम होते डायरेक्शन होते में है डिक्रीज होते होते एक टाइम आएगा इट विल बिकम 0. ओके सर. when we'll gradually increase the voltage, the speed will potential will gradually decrease. Speed क्या, स्पीड तो नहीं कहना चाहिए ना, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर पोटेंशियल ऑफ द सेल. बढ़िया. ओके सर. यस सर. उसके बाद आता है इस सेल का सेकंड हाफ, इस रिएक्शन का इस चैप्टर का सेकंड हाफ पार्ट. और सेकंड हाफ पार्ट इज जस्ट लाइक फिजिक्स. देखिए अब हम इस बचे हुए सेकेंड हाफ में बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की मेनली. एंड आई होप यू ऑल नो R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्लास रो L अपॉन A. नाउ जनरली इन, अच्छा लिख देता हूं, R इज रेजिस्टेंस
Rho is resistivity or specific resistance. L upon A in physics, L is used to be length of the wire, A is area of cross section. Physics क्या chemistry में भी same है. We are talking about metals, but here we are not talking about metals. Here we are talking about electrolytic cells, जिनमें एक ही बीकर में दोनों एनोड और कैथोड होते हैं. Like कॉपर सल्फेट में आपने कॉपर डिप कर दिया, तो यहां पर जो L है, that is the difference between the separation between two electrodes, and A is area of cross section of the electrode. ठीक है, R. Okay. Needless to say that the unit of R is ohm. I hope सबको मालूम है. अच्छा, what is definition of rho? Again मैं physics में ही जा रहा हूं rather than coming back to chemistry. फिर से कर लेते हैं. If length is 1 and the area is also 1, then R is rho. So resistivity is the resistance when the distance between the electrode is 1 and the area of cross section of electrode is also 1. Fine. Resistance के अलावा we talk about conductance, which is nothing but 1 upon resistance. अच्छा, anyway, resistivity की unit हमें मालूम होनी चाहिए. It will be C. Resistance is ohm. L is meter. Area is meter square. So rho is going to be ohm meter. Fine. Then next is conductance, which is 1 upon resistance. The unit is, needless to say, ohm inverse or Simon. Fine. अच्छा, ठीक है. So G is going to be 1 upon rho L by A, or G is 1 upon rho A by L, and 1 upon rho is nothing but kappa. G is conductance, kappa is specific conductance or conductivity. Conductivity. A upon L. Okay. Now, one more thing, just remember one more thing. There's something called cell constant. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं G और G स्टार के बीच में. देखो, जो G स्टार है ना, ये होता है सेल कांस्टेंट, और ये बिल्कुल अलग है हमारे G से, which is conductance. And cell constant is actually length upon area. Length upon area. ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है सबसे ज्यादा, कि G स्टार is L upon A, और G star is resistance into kappa, और kappa is G star upon R. अब तक जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं ना, उन सब में से सबसे ज्यादा काम का ये. चलिए, अब कापा क्या है? कापा है कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी की यूनिट निकालते हैं. चलो निकालते हैं. क्लास, जी स्टार की यूनिट क्या होगी? लेंथ इज मीटर, एरिया इज मीटर स्क्वायर, इट्स मीटर इनवर्स. तो कापा की क्या यूनिट होने वाली है? मीटर इनवर्स ओम, और कापा इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स. यूनिट्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं.
बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना. It could be meter inverse, it can be centimeter inverse also. सर जो स्टैंडर्ड जी था वो क्या था, कंडक्टेंस था या कंडक्टिविटी था? G is conductance. कापा is conductivity. अभी काम की चीज, हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कापा की यूनिट की बात कर ली. और एक चीज और याद रखिएगा, कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of ions. किसी इलेक्ट्रोलाइट की जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, 1 लीटर में जितने ज्यादा आयन डिसॉल्व करेंगे, उतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे, उतना ज्यादा करंट कैरी होएगा, उतनी ज्यादा कापा की वैल्यू होगी. कोई आपसे पूछे व्हाई द कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, से एज द concentration increases, word याद रखना, number of ions per unit volume increases. That's it. अच्छा, लेकिन ना एक और टाइप की कंडक्टिविटी होती है which is called molar conductivity represented by M. इसकी डेफिनेशन क्या है? It is the conductivity of all the ions produced by dissolving 1 mole electrolyte. आप 1 mole salt electrolyte पानी में डालिए, 1 लीटर में डालोगे, 10 लीटर में डालोगे, 50 लीटर में डालोगे, डजंट मैटर. ये भी एक एरर है कि बच्चे सोचते हैं मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर. नहीं नहीं नहीं, वाटर कितना भी हो सकता है. When 1 mole electrolyte is dissolved in water, the conductivity resulting is called molar conductivity, and the formula is kappa upon C. और एक चीज नोट करने वाली है, molar conductivity is inversely proportional to concentration. Kappa is directly proportional to concentration because जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा चार्ज कैरी होगा. लेकिन लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. क्यों? क्योंकि लैम्डा एम में तो हम सिर्फ एक ही मोल आयन की बात करते हैं, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं. कितने भी इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर लो, बात तो हमें सिर्फ 1 मोल की करनी है. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते रहिए, हमें तो सिर्फ 1 मोल से मतलब है. लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी, जब बहुत सारे आयंस भर दोगे ना, तो आयंस विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रीली. मींस as the concentration increases, mobility of ions decreases, and lambda m is more focused on mobility of each ion rather than number of ions. So exam में पूछा जाएगा why kappa is directly proportional to concentration of ion, because as the number of ions in concentration increases, number of ions per unit volume increases. Why lambda m is inversely proportional to concentration? Because as the concentration increases, mobility of ions decreases. Lambda m की यूनिट बहुत काम की है, साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, और इट कैन बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. कुड बी एनीथिंग. अच्छा, क्या इसके बाद और भी कुछ बाकी है? यस, ग्राफ बाकी है. देखो ग्राफ किसके बीच में बाकी है? सी, लैम्डा एम कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने से चेंज होता है, दैट इज ओके, वो हमें मालूम है. लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इट्स अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, but in case of a weak electrolyte, again lambda m will increase with decrease in concentration, but that is not uniform. The graph is like this. ये weak के लिए है, like ये था KCl के लिए, और ये होएगा एसिटिक एसिड के लिए. Someone may ask, ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? यूनिफॉर्मली उसका चेंज हो रहा है, इसका यूनिफॉर्मली क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि strong electrolyte is 100% dissociated. The only thing is like when we dilute a solution, the speed of ions increases. But in case of a weak electrolyte, as we dilute the solution, first, obviously, mobility of ions increases.
वो तो स्ट्रॉन्ग में भी था, स्ट्रॉन्ग में भी मोबिलिटी इंक्रीजेस एज वी डाइल्यूट द सॉल्यूशन, बट वीक में मोबिलिटी इंक्रीजेस plus alpha increases. What is alpha? Alpha is degree of dissociation and the formula is dissociation constant upon C. Means जितना ज्यादा dilute करेंगे ना, number of ions भी increase होंगे और ions की speed भी increase होगी. Dual effect is there. एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आउट ऑफ ए एंड बी विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट, विच वन इज अ वीकर इलेक्ट्रोलाइट. तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन वाला स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट. अच्छा, अब एक बेस्ट पार्ट, इफ आई एक्स्ट्रापोलेट दी ग्राफ, किसका ग्राफ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो एक पॉइंट पर आकर के वो इस एक्सेस को क्रॉस करेगा. यहां पर जो वैल्यू होगी ना, इसको बोलते हैं लैम्डा नॉट एम. मींस दी कंडक्टिविटी when the concentration is almost zero. इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं. और एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम. न्यूमेरिकल बेसिकली दो फॉर्मूले पे ही आएंगे, एक तो आपका ये वाला फॉर्मूला और दूसरा आपका ये वाला फॉर्मूला. ठीक है, और कुछ जानना है क्या? हाँ, एक और चीज आपको जाननी है विच इज कॉल्ड कॉर्ल-राउश लॉ. बताता हूं उसका काम क्या है. देखिए, अगर आपको लैम्डा नॉट एम निकालना है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आप ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके निकाल सकते हैं. लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा नहीं हो सकता. ग्राफ लाइन इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्सिस, इट इज नेवर गोइंग टू क्रॉस द एक्सिस. तो इसके लिए ना एक लॉ की जरूरत पड़ी, जिसका लॉ है कॉर्ल-राउश लॉ. सर वो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला था वो क्या था? अंडर रूट के बाय सी, उसमें के क्या था? यहां पर ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये कंडक्टिविटी नहीं है. ठीक है, ओके सर. कॉर्ल-राउश लॉ ये क्या है? अब तो ये है स्टेटमेंट, तो सबने पढ़ी होगी, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूं. लेट्स से अगर आपके पास में HCl है, तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव. अगर आपके पास में NaCl है, तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन. और लेट्स से आपके पास में एक सोडियम एसीटेट है, तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी सोडियम आयन प्लस एसीटेट आयन. मतलब ये कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयंस मूव इंडिपेंडेंट टू वन अनदर, कोई एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करता. इसीलिए इसको बोला जाता है कॉर्ल-राउश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. अच्छा, इस लॉ की एप्लीकेशन क्या है? जरा तीनों इक्वेशंस को ऐड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा. ऐड नहीं करनी, सॉरी, एक काम करते हैं, सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं. और नहीं 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 सॉरी, एक और तरीका, सेकंड और थर्ड और फर्स्ट को ऐड करते हैं और उसमें से सेकंड माइनस कर देंगे. तो जैसे आप सेकंड माइनस करेंगे, आप देखना ये सोडियम से ये सोडियम कैंसिल हो जाएगा, इस क्लोराइड से ये क्लोराइड कैंसिल हो जाएगा. अल्टीमेटली व्हाट वी हैव डन, हमने सोडियम एसीटेट में ऐड किया है HCl और उसमें से माइनस कर दिया है NaCl. तो हमें मिल रहा है लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट H प्लस, विच इज नथिंग बट लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड. तो ऐसे ही होगा कि आपको एक न्यूमेरिकल है आपके एनसीईआरटी में, सोडियम एसीटेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, HCl की गिवन है, NaCl की गिवन है, एसिटिक एसिड की पूछी हुई है. सो दिस इज हाउ इट इज डन. बस चैप्टर में इतना ही है, बाकी सब न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिस की बात है. इसके बाद में जो फैराडेज लॉ है, इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रखी है, इस लॉ देखो,
फैराडे लॉ ये कहता है कि लेट्स से आपके पास में एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, आप किसी की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिसिस कराने से कुछ ना कुछ तो बनता ही है। वाटर में 2 इलेक्ट्रोड डाल के करंट पास करा दो तो आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाती है, NaCl में आपको हाइड्रोजन क्लोरीन मिल जाती है। कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे कॉपर सल्फेट की तो कॉपर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो बनता ही है। तो कोई भी सब्सटेंस जो डिसॉल्व या डिपॉजिट होता है बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, उसका वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। एंड हम सबको मालूम है Q इज नथिंग बट IT, I इज करंट, T इज टाइम, एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाता है Z। व्हाट इज Z? बस यही है फैराडेज फर्स्ट लॉ। व्हाट इज Z? Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, और इसका फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का एटॉमिक मास अपॉन N इंटू F। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉपर सल्फेट की बात कर रहा हूं ना, तो कॉपर सल्फेट के केस में ऑब्वियसली कॉपर आयन इज द वन विच इज इन्वॉल्व। Z की वैल्यू आएगी कॉपर का एटॉमिक मास विच इज 63.5 63.5. N is the charge overhead, which is 2, and F is Faraday's constant 96500. Actually, 1 Faraday 96500 is charge on 1 mole electrons. That's it. Weight given होएगा, current given होगा, मतलब 3 वैल्यू देकर के ऑब्वियसली कोई फोर्थ पूछ लेंगे। Faraday's first law of electrolysis. Faraday's second law उससे भी आसान है। Actually, Faraday's second law is not a law, it is application of the first law. वो ये कहता है कि लेट्स से आपके पास में 2 सेल हैं A और B, और दोनों में आपने सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कराया सेम टाइम के लिए, तो वेट ऑफ A कितना डिपॉजिट होएगा? दैट इज Z ऑफ A इंटू IT, ठीक है। और B कितना डिपॉजिट होगा? Z ऑफ B इंटू IT। तो लॉ ये कहता है कि एक काम करो, दोनों का ना रेशियो ले लो, WA अपॉन WB। नीडलेस टू से, क्योंकि I और T सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम के लिए पास कराए तो I और T कट जाएंगे, इट विल बिकम ZA अपॉन ZB। यही है फैराडेज सेकंड लॉ, दैट्स इट। ZA ZB को और करना चाहो तो एटॉमिक मास ऑफ A into number of electrons involved in A by atomic mass of B into number of electrons involved in B. Let's say अगर एक जिंक सल्फेट है और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट है, तो क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव है तो इसके लिए N की वैल्यू 2 हो गई, और क्योंकि Ag पॉजिटिव होएगा इसके लिए N की वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड एक्चुअली एटॉमिक मास अपॉन दी वैलेंसी इज नथिंग, अगर आपको याद हो तो इट इज इक्विवेलेंट मास, equivalent mass of A by equivalent mass of B. That's it. That's it. खत्म। अब बढ़िया, अभी चल। Yes, sir. Thank you so much, sir. अब Yes, sir.